Good morning, students. Today we will discuss about the next point, 8th class, chapter number 7, Weaver, Iron Smelter and Factory Owner. Let's start. इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोप मार्केट। बेटा जो भारतीय कपड़ा था 18 सेंचुरी में उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी इंग्लैंड में। लेकिन अब जो वूल और सिल्क मेकर थे इंग्लैंड में वो भारतीय कपड़े की इंपोर्ट पर जो कॉटन टेक्सटाइल का कपड़ा था उसके विरोध प्रकट कर रहे थे, उसके लिए विरोध प्रकट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भारतीय कपड़े की डिमांड ज़्यादा थी और उनके कपड़े नहीं सेल हो रहे थे, तो वो भारतीय कपड़े के इंपोर्ट पर बैन लगाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लेजिस्लेशन लगाया, उसने एक नियम बनाया जिस नियम के तहत भारतीय जो कॉटन का जो कपड़ा था टेक्सटाइल का, प्रिंटेड कॉटन जो टेक्सटाइल का कपड़ा जो जीन्स कपड़ा था इंग्लैंड में, उस पर बैन लगा दिया गया और उस एक्ट को बाद में कैलिको एक्ट के नाम से जाना जाता था। एट दिस टाइम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी अब वो धीरे धीरे इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी इसी समय, अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल, और वो भारतीय कपड़े के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड प्रोड्यूसर्स वांटेड ए सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल। तो वो अपने मार्केट को सिक्योर करना चाहते थे, सुरक्षित करना चाहते थे, उसके लिए वो भारतीय कपड़े की एंट्री पर बैन लगाना चाहते थे। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर द गवर्नमेंट्स प्रोटेक्शंस वाज द कैलिको प्रिंटेड इंडस्ट्री, और जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट की निगरानी में ही उनका जो कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री का डेवलप हुआ। फिर इंडियन डिजाइंस वर नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन द इंग्लैंड ऑन द वाइट मुस्लिन इन द प्लेन अनब्लीच इंडियन क्लॉथ, और भारतीय कपड़े पर जो कोरे कपड़े होते थे भारतीय कपड़े पर ही अब इंग्लैंड में उन्हीं की मशीनों के द्वारा भारतीय जो कोरा कपड़ा होता था उस पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाते थे। Competition with the Indian textile also led to a search for technology innovations in England. In 1764, the spinning jenny was invented by the John Kay, which increased the productivity of the traditional spindles. अब इसमें बेटा क्या है, अब जो भारतीय कपड़े के साथ जिनका इंग्लैंड का काफ़ी कंपटीशन था उसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। कब? 1764 में स्पिनी जेनी का आविष्कार हुआ जो जॉन की ने किया। इसके माध्यम से क्या होता था बेटा, इसके द्वारा जो तकलियों के उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, ट्रेडिशनल जो स्पिंडल थे उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीफ इंजन, अब स्टीफ इंजन का आविष्कार भी है जो रिचर्ड्स आर्कराइट ने किया 1786 में किया, जिसके अकॉर्डिंग जो कपड़े में जो बुनने का काम होता था, वीवर का जो काम होता था, उसमें काफ़ी एक क्रांति आई, रिवोल्यूशनरी आई। क्लोथ्स कुड बी नाउ वुमन इन द इमेंशिव क्वांटिटी एंड चीपली कुड, अब इसमें क्या था, बहुत सारा कपड़ा कम कीमत पर तैयार किया जाता था। And however, Indian textile continued to dominate world trade till the end of the 18th century. इसके बावजूद दुनिया के बाजारों में भारतीय कपड़े का दबदबा अभी भी था। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी डच, फ्रेंच, इंग्लिश मेड इनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ द फ्लोरिनेस इन द ट्रेड, अब वो भारतीय कपड़े से ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे थे। दीज कंपनी परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, और ये जो कॉटन और जो सिल्क का जो कपड़ा था वो भारतीय क्षेत्रों से वो ख़रीदा जाता था उन कंपनी के द्वारा, और वो सिल्वर के बदले में इनको खरीदते थे। बट एज यू नो चैप्टर 2, आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, एक पॉलिटिकल पावर के रूप में बंगाल में सेट हुई थी। बाद में इन्होंने क्या किया था, अपने इंडियंस जो गुड्स थी, वस्तु खरीदती थी महंगे दामों में अपने देश में बेचती, लेकिन जैसे ही बंगाल की दीवानी इनके पास आई थी अब उनकी वजह से ये पीसेंट से, ज़मींदार से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसी रेवेन्यू से भारतीय टेक्सटाइल कपड़े खरीदे जाते थे। इसमें बेटा पिक्चर्स में दिखाया गया है जो डच है, ए सी व्यू ऑफ द डच सेटलमेंट्स इन द कोचीन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी बताया जाता है बेटा, जो कोचीन में डच की जो बस्ती थी
समुंदर के किनारे थी। एज यूरोपियन ट्रेड एक्सपेंडेड, ट्रेडिंग सेटलमेंट्स वर एस्टेब्लिश एट द वेरियस पोर्ट। अब इसमें जो जैसे जैसे यूरोप का व्यापार फैला, उन्होंने अलग अलग बंदरगाहों पर अपनी बस्तियां बनानी स्टार्ट कर दी। जो डच सेटलमेंट्स जो कोचीन में थी वो 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। नाउ नोटिस द फोर्टिफिकेशन अराउंड द सेटलमेंट्स। अब बस्ती के चारों ओर जो सेटलमेंट्स थी उसके चारों ओर फोर्टिफिकेशन भी स्टार्ट हो गई थी, किलेबंदी भी स्टार्ट हो गई थी। अब बेटा इसमें जो मैप दिया गया है, इस मैप में दिखाया गया है कि इसमें जो कॉटन टेक्सटाइल जो कपड़े हैं उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ी थी, लेकिन जो 4 रीजन्स हैं उन्हीं में ज़्यादा बढ़ी। 4 रीजन्स में 19th सेंचुरी में बढ़ी। इसमें फर्स्ट आता है बंगाल, जहाँ पर बंगाल वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर। जो बंगाल बेटा काफ़ी अच्छा सेंटर था, जहाँ पर जो कॉटन टेक्सटाइल कपड़े काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बेचे जाते थे। लोकेटेड अलोंग द नमर्श द रिवर्स, यहाँ पर डेल्टा के साथ साथ इनमें काफ़ी रिवर्स भी थी। जो बंगाल में काफ़ी ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी थी, जिसकी वजह से डिस्टेंस प्लेस पर जो वस्तुएं बेची जाती थी, कॉटन्स वाले कपड़े बेचे जाते थे। इसके अलावा डू नॉट फॉरगेट दैट द अर्ली 19th सेंचुरी, अभी तक बेटा 19th सेंचुरी के दौरान रेलवे का आविष्कार भी नहीं हुआ था, रोड्स भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए थे। तो मोस्टली जो बंगाल का जो सी रूट था काफ़ी फेमस था, जिससे व्यापार काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो रहा था। फिर नेक्स्ट आता है बेटा ढाका, जो ईस्टर्न बंगाल में, जिसको अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मलमल और जामदनी की काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े यहाँ पर बेचे जाते थे। फिर उसके बाद आता है बेटा अपने साउथ में आता है जो कोरोमंडल कोस्ट है, जिसमें मद्रास से नॉर्थ आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है, जो यहाँ पर कपड़े काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन कपड़ों को बेचा जाता था। और वेस्टर्न कोस्ट में आता है बेटा गुजरात। तो ये 4 जगह हैं, रीजन्स हैं, जहाँ पर उस टाइम में कपड़े की काफ़ी अच्छी डिमांड थी, अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ थी और यहाँ से अच्छे दामों पर वस्तुएं, कॉटन से बनी वस्तुएं बेची जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हु वर द वीवर्स। वीवर्स कौन करते थे और वीवर्स कौन थे? वीवर्स ऑफन बिलोंग टू द कम्युनिटीज डेट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। वीवर्स बेटा वो होते थे जो बुनने के काम में काफ़ी स्पेशल थे। देयर स्किल, उनकी जो स्किल थी वो बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास की जाती थी। उसमें काफ़ी नाम आते हैं, जैसे तांती है जो बंगाल के वीवर थे। उत्तर प्रदेश में आते हैं बेटा जुलाहे, मोमिन, और नॉर्थ इंडिया में आते हैं। और दक्षिण के बेटा हैं साले और केकुलार, देवांग हैं। ये काफ़ी अच्छे समुदाय के जो लोग थे, जो काफ़ी बुनने का काम में काफ़ी फेमस थे, यानी कि जो वीविंग के काम में काफ़ी फेमस थे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग। अब जिसमें सबसे पहले जो स्टेज आती है स्पिनिंग की आती थी, यानी कि बुनने का काम आता था। ये काम मोस्टली महिलाओं के द्वारा किया जाता था। चरखा तकली हर घर में मिलती थी, जो इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम होता था। थ्रेड को बेटा सबसे पहले चरखे पे क्या क्या स्पून किया जाता था, चरखे पर धागे को काता जाता था, फिर बाद में तकली पर उसको रोल किया जाता था। जब स्पिनिंग का काम, जो थ्रेड का काम कंप्लीट हो जाता था, वीवर्स का काम आता था। वीवर्स का कपड़े बनाने का काम करता था। इन द मोस्ट कम्युनिटीज वीवर्स वाज ए टास्क डन बाय द मैन। मोस्टली काम जो होता था वीवर्स का वो मैन के द्वारा किया जाता था। फॉर कलर टेक्सटाइल, जब कपड़े को रंगने का काम आता था, जब थ्रेड को रंगने का काम आता था, तो थ्रेड को बेटा डायर रंगते थे, जिसको रंगरेज के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद आता बेटा प्रिंटिंग का काम, मतलब कपड़े को प्रिंट करना, उस पर अच्छी अच्छी पिक्चर पेस्ट करना। वो काम बेटा जो एक ब्लॉक प्रिंटर होते थे उसकी हेल्प ली जाती, जिसको चिप्पीकार बोला जाता था। हैंडलूम्स वीविंग, जो उस टाइम जो काफ़ी अच्छे काम थे, जो जिसको हम कह सकते हैं जो हथकरघे थे, जिससे हाथों की बुनने का काम किया जाता था, वो व्यवसाय काफ़ी उस टाइम काफ़ी बढ़े हुए थे और वो काफ़ी लोगों की आजीविका उनसे चलती थी। यानी कि मिलियंस ऑफ इंडियन, काफ़ी लाखों लोगों की रोजी रोटी, लिविंगहुड है, इस काम धंधे से चलती थी। फिर नेक्स्ट आता है बेटा द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल, और जो भारतीय कपड़े की डिमांड अब कम कैसे हुई। द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन इफेक्ट द टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन द सेवरल वे। अब ब्रिटेन में जो कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई, उसने भारतीय इंडस्ट्री को काफ़ी इफ़ेक्ट किया। इसमें वेव आते हैं, तरीके आते हैं। फर्स्ट इंडियन जो टेक्सटाइल था,
अब ब्रिटिश के जो टेक्सटाइल जो कपड़े बनते थे यूरोप में या अमेरिकन मार्केट से, उनसे ब्रिटिश के साथ अब उनके जो ब्रिटेन के जो कपड़े बनते थे जो काफ़ी सस्ते होते थे, उनके साथ भारतीय कपड़े का कंपटीशन होता था। फर्स्ट सेकंड है, अब जो भारतीय कपड़ा इंग्लैंड में ज़्यादा था एक्सपोर्ट होता था, तो उसको काफ़ी हैवी ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी, काफ़ी टैक्स उन पर लगा रखे थे, जिसकी वजह से भारतीय कपड़ा ब्रिटेन में इंपोर्ट नहीं हो सकता था। काफ़ी ड्यूटी लगाई जाती थी, जिसकी वजह से कपड़े के दाम वैसे ही बढ़ जाते थे, तो जिसकी वजह से भारतीय कपड़े की जो डिमांड थी कम हुई। By the beginning of the 19th century, English made cotton textiles successfully outside Indian goods from their traditional market in अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। अब 19th सेंचुरी के दौरान जो इंग्लिश फैक्ट्री के कॉटन जो टेक्सटाइल बनते थे, उनकी वजह से भारतीय कपड़ा अब अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप की मार्केट से बाहर हो गया था। थाउजेंड ऑफ द वीवर इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मतलब काफ़ी हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे, बुनने का जो काम करते थे। बंगाल वीवर्स वर द फर्स्ट हिट, और बंगाल में सबसे ज़्यादा घटना घटी, क्योंकि बंगाल में काफ़ी लोग काम करते थे वीवर का। अब जो इंग्लिश थे, यूरोपियन थे, कंपनी थी, वो स्टॉप, उन्होंने क्या किया, भारतीय कपड़े को खरीदना बंद कर दिया, और अब उनके जो एजेंट थे वो ज़्यादा बुनने का जो काम करते थे उनकी मदद नहीं कर सकते थे। अब इसमें बेटा एक घटना भी दी गई है, वी मस्ट स्टार्व फॉर फूड। इसमें बेटा 1823 में भारतीय कंपनी को 12,000 बुनकर की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखों और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवार का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि हम उरांग ख़त्म कर रहे हैं, मतलब जो एक हथकरघे हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग और हमारे परिवार के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं, हम वीवर हैं, और दूसरा कारोबार, हमें दूसरे व्यवसाय के बारे में, ऑक्यूपेशंस के बारे में नहीं पता है। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड कृपा करे, अगर हम पर कृपा नहीं करता, तो हम कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता है, तो हम भूखे मर जाएंगे। तो ये चीज़ें बेटा इस लाइन में लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई। नेक्स्ट है बेटा, इसके अलावा नेक्स्ट बेटा इसमें एक घटना और है, प्लीज़ पब्लिश दिस इज़ यूर न्यूज़पेपर। इसमें बेटा एक घटना और है, उस घटना के बारे में बताया जाता है। जो घटना है 1828 में, एक विधवा जो बुनकर थी, उसने समाचार पत्र, जो बंगाल का जो अखबार था, उसमें एक अपना पत्र भेजा, ताकि उसकी जो कंडीशंस के बारे में वो बयान करता है। क्या? टू द एडिटर समाचार, आई एम ए स्पिनर, मैं कताई का काम करती हूँ। आफ्टर हैविंग सफ़र्ड ए ग्रेट डील, काफ़ी भारी संकट के साथ मैं पत्र लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर, प्लीज़ पब्लिश दिस न्यू पेपर, और इसको आप अपने पेपर में प्रिंट करें। व्हेन माई एज वाज 22, मेरी एज 22 साल थी, तभी मेरे पति का देहांत हो गया। आई बिकेम ए विडो विद 3 डॉटर्स, मेरे पास 3 डॉटर हैं, 3 बेटियां हैं। मेरे पति का देहांत हुआ है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। माई हस्बैंड लेफ्ट नथिंग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। आई सोल्ड माई ज्वेलरी फॉर हिज द श्राद्ध, मैंने श्राद्ध के लिए, अपने पति के श्राद्ध के लिए मैंने अपने जितने भी गहने बेच दिए हैं। जब हम भूखे मरने की हालत में पहुंच गए थे, तो भगवान ने हमें क्या दिखाया, एक रास्ता दिखाया, कि जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया, कि मैं तकली और चरखे का सूत काटने लगी। देखो इसमें बेटा कितनी जो उसकी कंडीशन है, दुर्दशा के बारे में वो वर्णन कर रही है न्यूज़पेपर में, कि जो बुनकर हमारे घर आते थे, 3 तोले रुपये प्रति दर से सूत खरीदते थे। यानी कि उस टाइम जो वीवर होते थे उनके हाउस में विजिट करते थे, और वो चरखे पे अपना काम करते थे। 3 तोले से ऊपर यानी कि दर से वो उनको उनके जो काम किए जाते उनको ख़रीदा जाता था। आई वांट एन एडवांस फ्रॉम द वीवर, और वीवर उनको एडवांस भी देते थे पहले, जब इनके काम आप काफ़ी अच्छे चलते थे, और मुझे कुछ मिल जाता था
इस तरह हम अपने कपड़े यानी इस टाइम वो अपने क्या करते थे, गुजारा कर लेते थे। क्लोथ्स हैं, फूड हैं, वो उनको प्रोवाइड किए जाते थे और काफ़ी सालों तक उनका ये काम चला। आई गो टुगेदर 28 रुपीज़, मैंने 28 पैसे इकट्ठे कर लिए। एंड विद दिस आई मैरिड वन डॉटर, इसके मैंने क्या किया, अपनी एक डॉटर की शादी कर दी। एंड इन द सेम वे ऑल 3 डॉटर, और ऐसे ही मैंने उनकी जो 3 बेटियां हैं उनकी भी धीरे धीरे शादी कर दी गई। नाउ फॉर 3 इयर्स, 3 साल से हम दोनों औरतें, वी टू वोमेन, मदर इन लॉ एंड मी, मेरी सास और मैं, आर इन द वांट फॉर फूड, हम भोजन की तलाश में हैं। द वीवर्स डोंट कॉल एट द हाउस फॉर बाइंग ज्ञान, अब जो वीवर्स होते हैं हमारे पास नहीं आते, वीवर्स हमारे पास नहीं आते। Not only this, if the yarn is not sent to the market, it is the still not sold at even 1/4 the price. अब केवल हम 1/4 दास भी नहीं मिलता, मतलब हमें इतना पैसा भी नहीं मिलता कि हमारा गुजारा हो पाए। आई कुड नॉट नो, आई डोंट नो हाउ इट हैपन, मैं नहीं जानता मैं कैसे कहूँ, क्या करूँ। आई आस्क मैनी अबाउट इट, मैंने इसके बारे में बहुत पूछा। लोग कहते हैं कि बाहर से मिला जो सूत आयात किया जा रहा है, जो बाहर से जो आयात है, जो इंपोर्ट किया जा रहा है, जो सूत है, जो कपड़े हैं वो आयात किए जा रहे हैं। एंड द वीवर्स बाय द यार्न एंड वीविंग पीपल्स कैन नॉट यूज द क्लॉथ आउट दिस यार्न इवन फॉर 2 months इट्स रोड्स अवे, मतलब अब बुनकर का जो काम वो धीरे धीरे कम हो गया है और बुनकर वही सूत खरीद कर अपना कपड़ा पहनते हैं। लोग इस सूत का कपड़ा पहनना 2 महीने तक पहन पाते थे, लेकिन वह धीरे धीरे तार तार हो जाता था। तो ये घटना है, उसने अपने बारे में वर्णन किया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, अब इसके दौरान बताया जाता है कि बट वॉर्स वाज स्टिल टू नो, अब इतनी दुर्दशा आ गई थी कि 1830 में ब्रिटिश जो कॉटन क्लॉथ के जो कपड़े थे उसमें उनकी भारतीय जो इंडियन मार्केट में काफ़ी बहार आ गई। 1818 के दौरान बताया जाता है तो 2/3 ऑफ द ऑल द कॉटन क्लोथ्स वॉर्न बाय द इंडियंस वर मेड ऑफ द क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। अब बेटा इसमें बताया जाता है कि 1880 के दौरान 2/3 जो लोग हैं भारतीय कपड़े जो पीपल हैं वो ब्रिटेन से जो कपड़ा बनता था कॉटन का कपड़ा वही पहनते थे। दिस इफेक्ट नॉट ओनली द स्पेशल वीवर्स बट आल्सो स्पिनर, अब इसकी वजह से उन्होंने कि जो उनका कपड़ा था उन्होंने वीवर्स को नहीं स्पिनर्स को भी प्रभावित किया। थाउजेंड ऑफ रूलर्स वोमेन हु मेड ए लिविंग बाय स्पिनिंग कॉटन थ्रेड बी रेंडर्ड जॉबलेस, अब इतने लोग काफ़ी जॉबलेस हो गए, उनके पास जॉब नहीं रही। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन द इंडिया, अब जो हाथ से जो हाथ वाले काम होते थे जिससे हाथ से कपड़े बनाए जाते थे वो काम अभी भी कम्प्लीटली डेड नहीं हुआ। दिस वॉज बिकॉज मोर टाइप ऑफ क्लोथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाय द मशीन्स, क्योंकि मोस्टली ऐसे कपड़े भी होते हैं जो मशीनों के द्वारा नहीं बनते थे। हाउ कुड मशीन्स प्रोड्यूस साड़ी विद द इंटरेक्ट द बॉर्डर एंड क्लोथ विद द ट्रेडिशनल वुमन पैटर्न, अब ऐसे साड़ियाँ होती थी बेटा, जो साड़ियाँ जो बॉर्डर वगैरह किए जाते वो मशीनों से नहीं पॉसिबल था। अब उस कपड़े की डिमांड अभी भी थी। दिस हैड ए वाइड डिमांड नॉट ओनली अमंग द रिचेस्ट बट आल्सो अमंग द मिडिल क्लास, अब ये डिमांड धीरे धीरे जो मध्य वर्ग में भी काफ़ी मांग थी इसकी। Nor did the textile manufacturer in Britain produce the very coarse cloth used by the poor people in India, अब न ही ब्रिटेन की कपड़े मिलों में यह वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब कपड़े पहनते थे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, यू मस्ट हैव हियर द सोलापुर इन द वेस्टर्न इंडिया एंड द मदुरा इन साउथ इंडिया, आगे पश्चिम भारत में जो सोलापुर है दक्षिण के भारत में उसके बारे में आपने सुना होगा। दीज टाउन एमर्ज एज इम्पोर्टेंट न्यू सेंटर ऑफ वीविंग इन द लेट 19th सेंचुरी में, ये सेंटर काफ़ी डेवलप हुए। लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट जो राष्ट्रीय मूवमेंट था उसके दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से आग्रह किया कि जो कॉटन जो भारतीय कपड़े हैं वो आपको पहनने चाहिए और विदेशी कपड़े का आपको बायकॉट करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए और अपने हाथ से बने हुए कपड़े को आपने यूज़फुल बनाना चाहिए। खादी उस टाइम जो धीरे धीरे सिंबल बना नेशनलिज्म का, और जो चरखे को भारत ने रिप्रेजेंट किया और उसमें जो 3 कलर जो फ्लैग है उसको दिखाया गया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया 19
1931 में। अब उसके बाद है वट हैपन टू द वीवर एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लिवलीहुड। अब उनके साथ क्या घटना घटी जिसकी वजह से जो वीवर स्पिनर्स ने अपनी जॉब खो दी थी। मैनी वीवर्स बिकेम द एग्रीकल्चर लेबर। अब जो काफ़ी वीवर्स थे वो एग्रीकल्चर्स का काम एक लेबर की तरह करने लग गए, और काफ़ी जो इससे अलावा जो काफ़ी सिटीज़ में वर्क की तलाश में चले गए। इसके अलावा जो अदर्स बचे थे वो कंट्री के अलग क्षेत्रों में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में प्लांटेशन के काम के लिए चले गए। और उसमें से इसके अलावा some of these handloom weavers also found work in the new cotton mills that were established in the Bombay and the Mumbai, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर। इन जगह पर धीरे धीरे जो हैंडलूम के जो कपड़े बनते थे उनकी मिलें यहाँ पर स्टार्ट हो गई। कॉटन मिल कम अप। आज जो सबसे पहले भारत में जो कॉटन मिल आती है वो बेटा सबसे पहले बॉम्बे में आती है। मुंबई में कब? 1854 में। इसमें 19th सेंचुरी बताया जाता है कि जो इस टाइम काफ़ी डिमांड कपड़े की बढ़ गई थी, और बॉम्बे में क्या है कि धीरे धीरे इसमें कपड़ों का इंपोर्ट किया जाता था, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाता था। अब इसकी वजह से भारत से इंग्लैंड में और चीन में होने वाले कच्चे पदार्थ कपास के लिए जो तैयार किए जाते थे उसमें एक बंदरगाह जो बॉम्बे काफ़ी फेमस हो गया था। एंड इट वाज क्लोज टू वेस्ट ब्लैक सोयल। यहाँ पर अच्छी सोयल थी। वेस्टर्न इंडिया से क्या किया जाता, कॉटन का यहाँ पर ग्रो किया जाता था अपने वेस्टर्न इंडिया में। और इसमें जो कॉटन जो टेक्सटाइल के कपड़े थे उसकी डिमांड काफ़ी सप्लाई बढ़ गई थी रॉ मटेरियल्स के रूप में, और वो धीरे धीरे काफ़ी इंक्रीज हुई। और 19th सेंचुरी के दौरान यहाँ पर 84 जो मिल है वो स्टार्ट होगी जो मुंबई के द्वारा ऑपरेट की जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जो फारसी है, गुजराती है, वो बिजनेसमैन की तरह यहाँ पर काम करते थे, और वो क्या करते थे अपना मोस्टली चीन के साथ उनका व्यापार होता था, उनसे वो काफ़ी मुनाफा कमाते थे क्योंकि रॉ मटेरियल्स को यहाँ से वो भेजा जाता था, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी मुनाफा कमाते थे। मील्स कम अप इन द अदर सिटी। अब धीरे धीरे मील अहमदाबाद में स्टार्ट हो गई 1861 में। इसके अलावा धीरे धीरे कानपुर में स्टार्ट हो गई, तो धीरे धीरे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलना स्टार्ट हो गया। इसमें काफ़ी लोग जिसमें जो पीसेंट थे, आर्टिशियन थे, एग्रीकल्चर का जो लेबर्स का काम करते थे वो धीरे धीरे मिल की तरफ काम की तलाश में चले गए। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द एक्सटेंस द टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन द इंडिया फैक्ट्री फेस मैनी प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में जो टेक्सटाइल के जो कपड़े थे इंडस्ट्री थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद द चीफ टेक्सटाइल इंपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन, क्योंकि सबसे पहले इनको जो ब्रिटेन से सस्ता कपड़ा बनता था उसके साथ कंपटीशन करना पड़ता था। इन द मोस्ट कंट्री गवर्नमेंट सपोर्टेड द इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट। अब इसमें काफ़ी क्या है, क्योंकि भारतीय जो कपड़ा इम्पोर्ट किया जाता था उस पर काफ़ी टैक्स भी लगाए जाते थे। द एलिमिनेशन द कंपटीशन द प्रोटेक्ट इनफैक्ट इंटरेस्ट। अब इसकी वजह से काफ़ी जगह पर जो कंपटीशन होता है जिसकी वजह से भारतीय कपड़े की डिमांड कम हो गई थी, लेकिन द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज सच प्रोटेक्शन टू द लोकल इंडस्ट्री। अब जो कॉलोनियल यहाँ पे गवर्नमेंट थी वो भारतीय कपड़े को सपोर्ट पे नहीं करती थी, उसका प्रोटेक्शन करने पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम भारतीय कपड़े के जो उद्योग हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। द फर्स्ट मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया। अब धीरे धीरे भारत में जो कपड़े थे उसकी डिमांड कब बढ़ी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ उसके दौरान इम्पोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन डिक्लाइन। अब जो इम्पोर्ट होता था ब्रिटेन से उस कपड़े की डिमांड कब हो गई, कम हुई, और भारतीय कपड़े की डिमांड, इंडियन टेक्सटाइल कपड़े की डिमांड धीरे धीरे बढ़ गई, क्योंकि उनके जो मिलिट्री ऑफिसर थे, सप्लायर थे, उनके लिए काफ़ी सप्लाई की जाती थी, तो जिसकी वजह से भारतीय कपड़े की डिमांड बढ़ गई। तो बेटा यहाँ तक ये पॉइंट्स काफ़ी डिस्कस हो चुके हैं, बाकी पॉइंट हम बेटा नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, टिल देन ओके बाय।